हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2019 के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव पेपर। बाबू देखेंगे यहाँ पे 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपके 2019 के मेन एग्जाम में आए हुए हैं। और बाबू, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे बता दूं, अगर आप 2017 का और 2018 का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देखे हुए बाबू, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोनों वीडियो का लिंक दे दिया गया है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आप को ये वीडियो अधिक से अधिक समझ में आए। तो बाबू, आज हम देखते हैं इस 2019 के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव पेपर की, और यहाँ बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्या बाबू, क्या देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सुन लीजिए, जब आपसे कहे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बाबू, तो देख लीजिएगा दोस्त फ्रेंड्स, यहाँ पे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछ रहा है, तो उस बाबू इसका आंसर हो जाएगा दोस्त दक्षिण पूर्व एशिया। क्या बोले अभी हम? दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया है। अगर आपसे फ्रेंड्स वही ये पूछ दें कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो वो होगा ध्रुवीय प्रदेश। क्या बोले? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, तो वो होगा ध्रुवीय प्रदेश। लेकिन आपका यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र की बात करें, अब विश्व की बात करें, तो दक्षिण पूर्व एशिया होगा। ठीक है, अच्छी बात। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कर है, जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है बाबू, ध्यान रखिएगा, तो आपका इसमें आंसर होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, मानव विकास सूचकांक में विश्व में किसकी कोटि सबसे उच्चतम है। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था 2018 के वीडियो में HDI मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, जो पाकिस्तान के थे। और तब से 1990 में इसका किया था प्रतिपादन, तब से अभी तक मानव विकास सूचकांक जारी होता है। और इसमें सबसे उच्चतम कोटि नॉर्वे की है। क्या बोले? सबसे उच्चतम कोटि नॉर्वे की है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन 3 नंबर का आंसर हो गया, मानव विकास सूचकांक में विश्व में किसकी कोटि उच्चतम है, तो नॉर्वे की कोटि उच्चतम है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। हमने बता दिया अभी जस्ट कि डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स, अर्थात मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में किया गया था। बाबू, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री से। क्या बोले? ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री से। चलिए देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे, तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स क्या कर रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, अर्थात इनमें ऐसी कौन सी फसल है जो रोपड़ फसल नहीं है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, कॉफ़ी बिल्कुल रोपड़ फसल है, गन्ना रोपड़ फसल है, रबड़ रोपड़ फसल है, लेकिन यहाँ पे बाबू गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, इनमें से कौन रोपड़ फसल नहीं है, तो गेहूँ रोपड़ फसल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं? सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहाँ रही बाबू। इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में। डेनमार्क एक देश है जहाँ सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल रही थी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, खट्टे रसदार फलों की कृषि किस कृषि से संबंधित है, अर्थात यहाँ आप देखेंगे ऐसी कौन सी कृषि है जो खट्टे रसदार फसलों के लिए जानी जाती है। बाबू, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भूमध्य सागरीय कृषि। अर्थात बाबू, भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। क्या बोले अभी हम? भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, अर्थात इसमें बाबू ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। देख लीजिए, इसमें उत्पादन का भी स्वामित्व व्यक्तिगत होता है और सारे के सारे प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व तो उस व्यक्ति के हाथों में होता है जिसकी मतलब जिस अर्थव्यवस्था से वो व्यक्ति जुड़ा होता है। अर्थात इसमें इसका आंसर हो जाएगा
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कर है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हमारा भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, इनमें से कोई। अब बता दीजिए, क्वेश्चन अलग से आपसे पूछ रहे हैं कि हमारा भारत ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि हमारा भारत ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था को आप अपनाया हुआ है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। अर्थात इसमें से फ्रेंड्स कौन सा ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। और इसे बाबू पूरे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। क्या बोले, पूरे उद्योगों की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि आधारभूत उद्योग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहा इस्पात उद्योग। क्या बोले अभी हम, लोहा इस्पात उद्योग। ध्यान रखिएगा, आप खुद सोचिए, लोहा इस्पात उद्योग अर्थात उद्योग में एक छोटे से छोटे सुई से लेकर बड़े से बड़े तक के जहाज़ों का उपयोग किया जाता है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और इसलिए लोहा इस्पात उद्योग अर्थात आधारभूत उद्योग को पूरे उद्योगों की जननी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कर है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। क्या बोले अभी हम, निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, बुनाई करना प्राथमिक क्रियाकलाप है, अखेट अर्थात शिकार करना। अखेट का एक और अर्थ हो गया, ध्यान रखिएगा, शिकार करना, पशु पक्षियों की शिकार करना, और ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। 10 का आंसर हो जाएगा निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर 11 का है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किसको किससे जोड़ता है फ्रेंड्स, तो ये डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 11 का जो प्रश्न है ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किसको किससे जोड़ता है, तो ट्रांस स्टुअर्ट महाद्वीपीय मार्ग डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। ऑप्शन भी इसका सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डार्विन को मेलबर्न से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 2018 में भी था और 2017 में भी था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, अर्थात पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, और अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अर्थात जो ये बात फ्रेंड्स, ये जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है, और यह सुएज नहर के मुकाबले में थोड़ी छोटी है, और यहाँ पे व्यापार उसके मुकाबले में थोड़ा कम होता है, ध्यान रखिएगा। और वही हमने कल पढ़ा था 2018 का वीडियो में फ्रेंड्स कि सुएज नहर किसको किससे जोड़ता है, तो हमने बताया था सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करें विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं। नौसेना पतन, तेल पतन, देखिए तेल पतन, विस्तृत पतन और औद्योगिक पतन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछ रहा है वो आपका आंसर ये होना चाहिए कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन विस्तृत पतन है। कौन पतन है, विस्तृत पतन है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास, मतलब अधिवास मतलब घर, मतलब किसी झील के चारों ओर बसा घर किस प्रतिरूप में आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का है भिलाई किस वर्ग का है, मतलब ये क्वेश्चन इसमें से आपसे ये चाह रहा है पूछना कि इसमें से भिलाई किस वर्ग का हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का भिलाई एक औद्योगिक नगर है। कौन नगर है, भिलाई एक औद्योगिक नगर है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से भिलाई किस राज्य में है, ये आपसे क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान रखिएगा आपसे क्वेश्चन बना हुआ है भिलाई किस राज्य में है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। किस में है, छत्तीसगढ़ में। वही पूछ ले रानीगंज किस राज्य में है, ध्यान रखिएगा
रानीगंज किस राज्य में है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। ये भी आपसे क्वेश्चन बना हुआ है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे रत्नागिरी किस राज्य में? रत्नागिरी किस राज्य में है? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में। क्या बोले? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन वही पूछ दे राउरकेला किस राज्य में है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव में 12th एग्जाम में भूगोल में पूछे हुए, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई एक औद्योगिक नगर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? अर्थात जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई और इनका पूर्वी देशों के साथ संपर्क हुआ तो इन्होंने कौन सी कृषि का सबसे अधिक विकास किया था? हमने ऊपर पढ़ा भी दिया 2016-18 के वीडियो, आप देख लीजिएगा वीडियो को। रोपण कृषि का इन्होंने अधिक से अधिक विकास रोपण कृषि का किया, जैसे गन्ना, कॉफ़ी और अमरूद, केला, इन पौधों का इन्होंने अधिक से अधिक विकास किया था। फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? क्या बोल रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो हमने पढ़ा भी दिया है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उस समय 1 किलोमीटर के दायरे में 382 व्यक्ति निवास करता था। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे? क्वेश्चन नंबर 18 करे निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? पहले समझेंगे कि प्रवास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप देख लीजिएगा, प्रवास का मतलब होता है किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। और भारत में जब पुरुष एक स्थान को छोड़ते, बिहार को छोड़कर अगर पुरुष दिल्ली में जाता है तो इसका सबसे बड़ा क्या रीज़न है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे बड़ा रीज़न है काम और रोजगार का अवसर। सबको चाहिए काम और रोजगार। अभी देख लीजिए क्या हाल है पूरे बिहार में, पूरे भारत का। ध्यान रखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो काम और रोजगार है। क्या बोले? काम और रोजगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 करें निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? हमने बता दिया था ऑफलाइन क्लासेज में ही ऐसे प्रश्न आते हैं और ये क्वेश्चन कई बार दोहरा दिया है। करें निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा। सबको पता है आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित? सबको पता है कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। पटना सबको पता है पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन भोपाल इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया भोपाल कोसी भी नदी किनारे स्थित नहीं है। किसी भी नदी किनारे स्थित नहीं है, बाकी 3 है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना रोपण फसल है, कॉफी रोपण फसल है, मक्का व्यावसायिक फसल है, चुकंदर खाद्य फसल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? चुकंदर खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का है उदयपुर किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, आपसे जब भी केवल उदयपुर पूछेगा बाबू तो उदयपुर आंसर हो जाएगा राजस्थान। लेकिन जब ये पूछते उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या बोले? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब जंगल कहाँ है? तो ये बिहार की एक जिला है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 22 करें निम्नलिखित राज्य में किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? सुन लीजिएगा, जब भी प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करेगा असम का डिगबोई होगा। क्या होगा? असम का डिगबोई। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिगबोई कहाँ है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम में है। और क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा? असम ही होगा। करें निम्नलिखित राज्य में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की क्या करें? करें निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? सबको पता है बाजार है, पूंजी है और ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो उसकी अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक जनसंख्या घनत्व तो नहीं है। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान रखिएगा NH7, लेकिन इसका आंसर NH7 नहीं होगा क्योंकि NH7 पहले था। अब NH7 का नाम बदलकर NH44 हो गया है। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर NH44 होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH44 है, जो श्रीनगर को क्या बोले, जो श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रीनगर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इसको किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया NH44। क्वेश्चन नंबर 25 कराएं, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? सबको पता है दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कराएं, निम्नलिखित रोगों में कौन सा जलजन्य है? कौन सा जल से होने वाला रोग है? तो वो है अतिसार जिसको बोलते हैं मुंह पेट चलना, ठीक है, जल से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, सलेम देख लीजिएगा, सलेम एक लौह इस्पात केंद्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बाबू तो वो यमुना है, यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 29 कर रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? तो वो लक्षद्वीप है। क्या बोले? लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। लेकिन अगर यहाँ पूछ रहे केंद्र शासित प्रदेश, वही कह दे किस राज्य की, तो वो राज्य होगा केरल राज्य। कौन राज्य होगा? केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, ITDP है, देख लीजिएगा ITDP का पूरा नाम क्या है? तो ITDP का पूरा नाम समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। इस तरह से क्वेश्चन का 30 का आंसर हो जाएगा ITDP का पूरा नाम समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है। अब हमने इस तरह से आज कंप्लीट कर लिया 2019 का ज्योग्राफी का 30 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आपसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, और आप वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। क्या बोले? आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।